तो दर्शकों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले कई दिनों से एक केस ऐसा हुआ है जो लगातार इंसानियत, मानवता, हमारे देश की कोर्ट कचहरी को कटघरे में लाके खड़ा कर चुका है। हर एक नौजवान जिसकी शादी नहीं हुई है वो अपने स्टेटस पे इस कहानी को शेयर कर रहा। हर वो लड़का जो शादी के करीब है, जो किसी से प्यार करता है, वो भी डर रहा है कि कहीं आने वाले टाइम में उसके साथ ऐसी कोई चीज़ ना हो जाए। क्योंकि एक पढ़ा लिखा इंसान, एक लाखों करोड़ों कमाने वाला इंसान जब इस चक्कर में फंस के मजबूर होकर अपने साथ ही वो गलत कर बैठे हैं, तो एक आम इंसान जिसके पास न ज़्यादा पैसे हैं, न ज़्यादा पावर है, न ज़्यादा सिस्टम है, न कानून की ज़्यादा जानकारी है, उसका क्या हाल होता होगा। आप अभी भी किसी भी शहर के हों, आप अपने यहाँ के फैमिली कोर्ट में चले जाइए, वहाँ का अगर आप हाल देख लेंगे, वहाँ का अगर आप रवैया देख लेंगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। जिनकी शादियाँ नहीं हुई आज के टाइम में शादी करने से डर रहे हैं कि यार हम मेहनत करके पैसे कमाएं, हम मेहनत करके तमाम पूंजियाँ इकट्ठा करें और अंत में कोई लड़की आती है, चंद दिन मेरे साथ रहती है, साथ रहते हुए भी जीवन नरक बनाती है और बाद में जब जाती है तो भी जीवन नरक बनाती है। तमाम तरह के आरोप, तमाम तरह की धाराएँ लगाती है, जेल तक भिजवाते हैं, उसके बाद हमें पैसे भी देने पड़ते हैं। तो आखिर शादी क्यों करना? ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और इसके पीछे वजह है अतुल सुभाष की पूरी कहानी। एक इंजीनियर की ज़िंदगी कैसे नरक बनी और अंत में 34 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने अपने जीवन को ख़त्म कर लिया, ये एक सोचने वाली बात है। हालांकि पूरी कहानी आपने सुन ली होगी, इसलिए आज इस वीडियो में इस कहानी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आज बात इस बारे में होगी कि अतुल सुभाष के बाद आखिर उन आरोपियों का, उन गुनहगारों का क्या होगा। जो वाइफ थी, जो साला था, जो मामा था, ये तमाम लोग, इनके साथ क्या होगा। और जो जज जिसने इस पूरे केस को उलझा के रख दिया, जिसकी वजह से एक हंसता खेलता आदमी अपने आप को ख़त्म कर लेता, उस जज के साथ क्या होगा। आज इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कानून क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे और इस कहानी को पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक नौजवान लड़का जिसका नाम अतुल सुभाष, पढ़ने लिखने में बेहद होनहार, बेहद अच्छा, बीटेक करता है। बीटेक करने के बाद एमटेक करता है। कंप्यूटर साइंस में अच्छी खासी उसकी ग्रिप थी, इस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वो अपना रिसर्च सेंटर बनाता है, उसमें रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद जब अपनी पेपर रिलीज़ करता है तो रिलीज़ करने के बाद अलग अलग जगहों पे जब वो पेपर पब्लिश होते हैं तो फिर अतुल सुभाष को अलग अलग जगहों से नौकरी के ऑफ़र आते हैं। बेंगलोर से भी नौकरी का ऑफ़र आता है, वहाँ पे एक इंजीनियर के तौर पे उसकी जॉब लग जाती है। बढ़िया पैकेज था, तमाम चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। माँ बाप भी खुश थे कि हमारे बेटे की ज़िंदगी बन गई। लेकिन माँ बाप के पास एक दिक्कत थी कि बेटा तो था लेकिन बहू नहीं थी। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि टाइम से शादी हो जाए तो बहू आ जाए, बहू आने के बाद परिवार का ख्याल रखे, उसके बाद नाती पोते हो जाए तो पूरा परिवार भरा भरा लगे। इसी वजह से लगातार माँ बाप अतुल सुभाष से कहने लगे कि तुम शादी करो, शादी करो। लेकिन चूँकि अतुल सुभाष जितना पढ़ा लिखा था, उस हिसाब से उसके आसपास कोई ऐसी लड़की उसको मिल नहीं रही थी। या तो बेहद हाई क्लास मिल रही थी या तो बेहद लो क्लास, दोनों ही चीज़ें उसके लिए कंफर्टेबल थी नहीं। लिहाजा फिर उसने सोचा कि अलग अलग जगहों पे चेक करें कहाँ मेरे हिसाब की लड़की मिले। इसके बाद अतुल सुभाष मैट्रिमोनियल साइट पे जाता है, वहाँ पे अलग अलग रिश्ते देखता है। वहीं पे उसकी मुलाकात निकिता सिंघानिया से होती है। निकिता सिंघानिया से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों बातचीत करते हैं, फिर नंबर एक्सचेंज होता है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बारे में समझते हैं, तमाम तरीके से परखते हैं। फिर दोनों को ही लग जाता है कि शायद दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने घरों पे बताते हैं। चूँकि निकिता सिंघानिया भी ठीक ठाक पढ़ी लिखी थी, ठीक ठाक जॉब कर रही थी। इधर अतुल सुभाष का खुद लाखों में पैकेज था। घर वाले भी आज़ाद ख्याल के इंसान थे, जाति धर्म मजहब इन तमाम चीज़ों में मानते नहीं थे। दोनों की साल 2019 में बड़े धूमधाम से फिर शादी करा दी जाती है। शादी कराने के बाद अतुल सुभाष के साथ उसकी पत्नी जौनपुर से इसके घर पे आ जाती है। आने के बाद अब 2 दिन तक तो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, परिवार के साथ, माँ बाप के साथ रहते हैं।
लेकिन चूँकि ज़्यादा पावर जिसके पास होती है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होती है। तो अतुल सुभाष जो कि एक बड़ा इंजीनियर था, इस वजह से 2 ही दिन की छुट्टी थी, उसके बाद उसको वापस जाना था। लिहाजा 2 दिन बाद ही अपनी पत्नी को लेकर अपने साथ बेंगलोर चला जाता है। वहीं पे रह के ठीक ठाक तरीके से दोनों रहा करते, दोनों की जॉब थी, दोनों अपने अपने जॉब को किया करते। शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ी। अतुल सुभाष की जो वाइफ थी प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद अब साल 2020 में अतुल सुभाष को एक बेटा हुआ। और जो अभी तक रिपोर्ट्स है और जो अभी तक मीडिया के हवाले से खबर है कि इसी के बाद दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। हालांकि लगभग 1.5 घंटे का वीडियो अतुल सुभाष ने जारी किया। जारी करने के बाद 1.5 घंटे तक अलग अलग पहलू उन्होंने बताए, कई और चीज़ें बताई, लेकिन अभी तक उस पूरे वीडियो को अगर आप निचोड़ेंगे तो वजह निकल के जो सामने आई वो बड़ी घिनौनी थी। अतुल सुभाष की जो वाइफ निकिता सिंघानिया है वो बहुत ही वाइल्ड सेक्स की शौकीन थी। वो तमाम चीज़ें जो पोर्नोग्राफी में लोग देखते हैं, ब्लू फिल्म, पॉर्न वीडियो, इन तमाम चीज़ों में जो लोग परफॉर्म करते हैं, सेम वो चीज़ें अतुल सुभाष की वाइफ अतुल सुभाष से चाहती थी। सेम परफॉर्मेंस वैसा, जो कुछ घिनौने काम वहाँ हो रहे हैं वो तमाम चीज़ें। अतुल सुभाष का आरोप था कि अतुल सुभाष जब लेट जाते थे तो निकिता सिंघानिया उनके अंडर आर्म्स को लिक करने की शौकीन थी। कई कई दिनों तक निकिता नहाती नहीं थी। कुछ ऐसे आपत्तिजनक काम को करने को वो बोलती थी जो इनसे नहीं हो पाता था। ये बार बार बहाना बनाते थे कि आज नहीं, आज मेरा मन नहीं, आज सर दर्द हो रहा। यानी जिस हिसाब से सेक्स लाइफ निकिता सिंघानिया चाहती थी वो तमाम चीज़ इनको अतुल सुभाष नहीं दे सकते थे। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में कहा भी कि यार एक लिमिट होती है हर चीज़ को करने की, अगर उससे ज़्यादा सामने वाला एक्सपेक्ट करता है तो शायद नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने भी कहा कि मेरी एक लिमिट थी, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता था। हालांकि इनकी जो लिमिटेशंस थी वो बहुत हाई थी, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी। इस वजह से हमारी सेक्स लाइफ बैलेंस थी ही नहीं। इसी बात को लेके फिर धीरे धीरे झगड़ा शुरू हुआ। फिर कई और फैक्टर निकल के सामने आए, उन तमाम मुद्दों पे भी झगड़ा शुरू हुआ। फिर विचार भी अलग अलग हो गए, दोनों एक दूसरे से बहस करते रोज। फिर जब दोनों ने देखा कि अब बात नहीं बन रही है, एक दूसरे के साथ हम लोग नहीं रह सकते, तो फिर ये लोग फाइनली अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद पत्नी अपने मायके आ जाती है, अतुल सुभाष अपनी जॉब पे रहते हैं। नैतिक तौर पे छूटा छूटी हो चुकी थी लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं हुई थी। इसी दौरान साल भर गुजर जाता है, साल 2022 आ जाता है और इसी साल 2022 से टॉर्चर का सिलसिला शुरू होता है। साल 2022 में एक एक करके लगातार मुकदमे लिखाए गए। कभी मुकदमा लिखाया गया कि अतुल सुभाष अननेचुरल सेक्स करता है, यानी सेक्स में ऐसे अंगों का प्रयोग जो सेक्स के लिए नहीं बने हैं। कभी ये लगाया गया कि 10 लाख रुपए दहेज अतुल सुभाष मांग रहा था। इसके काउंटर में अतुल सुभाष ने खुद कहा कि यार 80 लाख रुपए अगर मैं कमा रहा था तो 10 लाख का दहेज क्यों मांगूंगा। 302 लगा दिया गया कि अतुल सुभाष की वजह से जो निकिता सिंघानिया है उनके फादर को हार्ट अटैक आया। फिर डाउरी का केस लगाया, फिर लगाया कि मारपीट, और ये केसेस अलग अलग टाइम पे लगाए ताकि अलग अलग टाइम पे अतुल सुभाष को आना पड़े, अलग अलग टाइम पे दौड़ना पड़े। कुछ केस विड्रॉ कर लिए जाते, फिर कुछ केस लगा दिए जाते। बेंगलोर में एक बंदा जॉब कर रहा है, उसके केसेस लगाए जा रहे हैं जौनपुर में। लगातार वो बेचारे परेशान, दौड़ते रहे, धूपते रहे। एक उम्मीद कि शायद न्यायालय कुछ मदद करे, लेकिन न्यायालय भी वहाँ का ऐसा था कि अतुल सुभाष वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाए। और अंत में लगातार चूँकि जज भी इन्हीं की साइड थी और अतुल सुभाष के फेवर में फैसला देने के लिए वो कुछ रिश्वत मांग रही थी, 5 लाख रुपए वो चाह रही थी। लगातार अलग अलग मुकदमे लगाए जा रहे थे, लगातार चार्जेस लगाए जा रहे थे। हमारे देश का कानून ऐसा है कि एक पक्ष को मजबूत करने के लिए दूसरे पक्ष को इतना कमज़ोर कर चुका है कि बार बार फेक केसेस लगाए जाते, वो केस खारिज होते, फिर वही केस दोबारा लगाए जाते, लेकिन न्यायालय एक्सेप्ट करता फिर से, चूँकि मामला औरत का था।
और ये तमाम चीज़ें जब होने लगी, लगभग 3 करोड़ रुपए निकिता सिंघानिया ने मांगे कि सेटलमेंट कर लो। 3 करोड़ ये दे नहीं सकते थे। इस वजह से फिर इन्होंने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया कि ना मैं रहूँगा और ना ही ऐसा कुछ होगा। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद अब बाकी लोगों का क्या होगा। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, वाइफ और परिवार के बाकी लोग। आज जो अतुल सुभाष है, उनके भाई ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 4 लोगों को नामजद किया है। इनमें से एक निकिता सिंघानिया जो कि वाइफ हैं, निशा जो कि निकिता सिंघानिया की माँ यानी कि अतुल सुभाष की सास, अनुराग जो कि निकिता का भाई यानी अतुल का साला, और सुशील जो कि निकिता का चाचा यानी अतुल का चाचा ससुर। इन तमाम लोगों के ऊपर सुसाइड करने के उकसाने के आरोप में FIR बेंगलोर में की गई है। अब बेंगलोर पुलिस जौनपुर आ रही है और इन लोगों से पूछताछ करेगी। हालांकि जब मीडिया के कैमरे वहां तक पहुंचे तो इन लोगों ने अपना पक्ष रखा और निकिता सिंघानिया ने फिर वही रोना धोना शुरू किया कि मुझे बुरी तरीके से मारा जाता है, मुझे बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। अब ये लाइन जब निकिता सिंघानिया ने बोली तो वहाँ पे आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की कुछ कमेंट्स बता देता हूँ। जो चीफ जस्टिस BR गवई हैं, उन्होंने साल 2017 में एक फैसला दिया था, जुलाई साल 2017 में, और ये फैसला भी उन्होंने मजबूरी में दिया था। उन्होंने कहा कि जो 498A है उसका इस कदर दुरुपयोग महिलाएं कर रही हैं। चूँकि एक केस था, एक लड़का था अमेरिका में, जिस दिन शादी हुई अगले दिन ही उसकी फ़्लाइट थी और अगले दिन ही अमेरिका चला गया। इधर वाइफ ने उसके ऊपर पहले डाइवोर्स केस फाइल किया, उसके बाद फिर पैसे मांगे और आरोप लगाए कि ये रोज़ मुझे मारता पीटता है। बाद में 50 लाख रुपए उसको देने भी पड़े। हालांकि मारने पीटने का आरोप प्रूफ नहीं हो पाया, चूँकि उसमें कहा गया कि ये लड़का शादी के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका चला गया था। ये तमाम केसेस जब निकल के सामने आए तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इतनी रियायत मर्दों के साथ कर सकते हैं कि 498A में तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। यानी साल 2017 से पहले किसी के ऊपर अगर ऐसे केसेस लगते तो फ़ौरन उसको पहले गिरफ्तार किया जाता था, जांच पड़ताल बाद में। यानी अगर किसी के ऊपर अगर आप फेक रेप चार्जेस ऐसे लगाते हैं तो पहले वो गिरफ्तार होगा, कोर्ट से वो प्रूफ होगा कि वो गलत नहीं है। हालांकि हमारे देश का कानून कहता है कि आप तब तक निर्दोष हैं जब तक आप गलत साबित नहीं हो जाते, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें ये तमाम चीज़ें उल्टी हो जाती हैं। वहीं जज BB नागारत्ना ने और एन कोटेश्वर ने एक दूसरे केस में फैसला देते हुए कहा कि जिस हिसाब से दुरुपयोग हो रहा है हमें इस कानून को बंद ही करना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट खुद जान रहा है कि ऐसे कानून का दुरुपयोग होता है। 90% केसेस फेक होते हैं, फर्जी फंसा दिए जाते हैं। वकील लगातार बताता रहता है कि ये लगा दो, वो लगा दो, औरतें लगाती रहती हैं। तमाम कोर्ट कानून कचहरियाँ जान रही, पॉलिटिशियंस जान रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं, बस सब कमेंट पास करते हैं। खैर, अब बात करते हैं कि इस केस में आखिर होगा क्या। तो अभी तक जो चार्जेस लगे हैं वो केवल 4 लोगों पे लगे हैं, निकिता सिंघानिया, निशा, अनुराग और सुशील। और इनके ऊपर चार्जेस बस आत्महत्या को उकसाने को लेके हुए। अब इसमें जांच पड़ताल होगी। अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो उसमें सजा इनको होगी। लेकिन अगर एक महिला जो बच गई और जो मेन जिम्मेदार है, जिनका नाम रीता कौशिक, जो कि जज थी, और अगर ये शायद कायदे से कदम उठाती तो ये सब ना होता। रीता कौशिक साल 1996 में इन्होंने मुंसिफ के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की। साल 2000 में फिर ये ट्रांसफ़र हो जाती है मथुरा में एडिशनल जज के तौर पे। 2 साल तक वहाँ ये अपनी सेवाएं देती हैं। साल 2002 से फिर ये ट्रांसफ़र होती है अमरोहा। अमरोहा में कुछ टाइम रहती हैं, उसके बाद फिर अलग अलग जगहों पर ट्रांसफ़र होते हुए आते फाइनली साल 2018 में ये पहुँच जाती हैं अयोध्या, वहाँ की फैमिली कोर्ट में। उसके बाद फिर वहाँ से साल 2022 में इनका ट्रांसफ़र होता है जौनपुर में, और जौनपुर में फिर ये फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज बनती है। लगभग इनका 28 साल लंबा कैरियर है। इनके फादर भी जौनपुर, इनके जो हस्बैंड है वो भी जौनपुर कोर्ट में है। 28 साल लंबे कैरियर में अतुल सुभाष की अगर बातों को माने तो आए दिन इनके ऊपर करप्शन के आरोप लगते रहते हैं। आए दिन ये 5 लाख 10 लाख रुपए रिश्वत मांगते हैं।
नो डाउट हम सभी जानते हैं, जो भी वकीलों के चक्कर में फंसा होगा, आखिर जिसके फैमिली वकील होंगे, कोर्ट में सेटलमेंट होते हैं, जजेस द्वारा ही होते हैं। तो अगर इनके ऊपर अब तक कम से कम सैकड़ों आरोप लगे हैं, तो क्या अतुल सुभाष के एक और आरोप से इनका कुछ बिगड़ जाएगा? आप स्वयं समझदार हैं, आप स्वयं जानते हैं कि इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 4 दिन हम लोग मुहिम चलाएंगे, 4 दिन हम लोग कैंपेन चलाएंगे, बाद में कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई भी ठोस सबूत नहीं है। एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है ही नहीं, उसके वीडियो को आधार बना के आप एक जज के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। ये इस देश की न्यायिक व्यवस्था का एक कड़वा सत्य है। इन चारों के ऊपर भी जो आरोप लगे हैं वो भी प्रूफ होने में कई साल लग जाएंगे, चूंकि कोर्ट कचहरी अगर फेक केसेस रजिस्टर्ड हो रहे थे फिर वो खारिज हो रहे थे, तो ये बात कोर्ट के संज्ञान में थी कि ये केसेस फेक हैं और इनको फेक तरीके से लगाया जा रहा। अगर इसके बावजूद भी उन कोर्ट्स ने, जो भी अलग अलग कोर्ट हैं, उन्होंने अगर गलती से भी इन चारों को कोई सज़ा नहीं दी, अतुल सुभाष अगर जिंदा हालत में बेचारा ये कहता रह गया कि माय लॉर्ड, हुजूर, मैं ये तमाम मुकदमे फर्जी हैं, मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो जो व्यक्ति जिंदा हालत में इंसाफ नहीं पा सका, वो मरने के बाद कौन सा इंसाफ पाएगा? आज वीडियोज़ वायरल हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, मामला रजिस्टर्ड होगा, पुलिस चार्जशीट बनाएगी। एक जज के ऊपर पुलिस चार्जशीट भी नहीं बना सकती। इसमें मैटर तब बड़ा होता अगर सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान लेती। अभी तक किसी पॉलिटिशियन ने इस बारे में कोई बात नहीं की, तो ये एंगल भी ख़त्म। बड़े बड़े चैनल्स भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा तवज्जो नहीं है, तो वो एंगल भी ख़त्म। छोटे छोटे जो क्राइम के चैनल हैं वो 2-3 दिन तक बात करेंगे, उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो ये एंगल भी ख़त्म। कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, तो ये भी ख़त्म। ये मामला किसी जाति, धर्म, मत, मजहब से भी नहीं जुड़ा है, तो यहाँ वोट भी नहीं मिलने वाला, तो ये एंगल भी ख़त्म। यानी अतुल सुभाष जो आज फांसी के फंदे से खुद को लटका चुका है, ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे अनगिनत मामले होते रहेंगे। अगर आप मर्द जात हैं तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार रहें। आपकी ज़िंदगी कब आपकी वाइफ दुश्वार कर दे, आपकी ज़िंदगी के ऊपर कब कोई मुकदमा लगा के पूरी ज़िंदगी बर्बाद करा दे, आपकी मेहनत की कमाई, आपके बाप दादा की संपत्ति को कब बिचवा दे, कब आधा आधा करवा दे, इसमें हमारे देश का कानून कुछ भी नहीं कर सकता। आपको याद होगा एक टाइम पहले एक नेता ने अगर इस बारे में बात की भी थी, तो हम लोगों ने उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा था और फिर वहाँ पे हंसी उड़ाई थी। और आज एक वकील ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 90% केसेज फर्जी रजिस्टर्ड होते हैं। अगर वो महिला कुछ भूल भी रही होती है तो जो उसका वकील है वो कहता है कि बेटा ये भी लगवा लो, ये भी लग जाएगा, तो 1 लाख 2 लाख 10 लाख वहाँ से भी मिल जाएंगे। कई ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि घर में आग लगती है, लड़की मर जाती है, पति की कोई गलती नहीं होती, लेकिन उसके सास ससुर को फंसाने के लिए, उसके पति से पैसे लेने के लिए उसी लड़की के माँ बाप फर्जी मुकदमा लगाते हैं, सुसाइडल केस में लगा देते हैं कि जला के मारा है, सेटलमेंट के नाम पे 10-12 लाख मिल जाए। क्योंकि सबको पता है कि 498 एक केस ऐसा है कि इसमें पुरुष की कोई सुनवाई नहीं होनी है, और इसी बात का फ़ायदा उठा के लोग परेशान करते हैं। तो पूरा कंक्लूज़न यही है कि इसमें किसी को कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर कुछ होना होता, जब इतने फेक केस रजिस्टर्ड हुए, फिर बाद में खारिज हुए, केस विड्रॉ किए गए, उस टाइम अगर कुछ नहीं हुआ तो एक वीडियो से आप कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम नहीं बदलने वाला। आज के टाइम में अगर आप पुरुष हैं और अगर आप अपनी मर्जी से, अपनी वाइफ की मर्जी से भी उससे फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं, तो भी शायद आपको एक स्टाम्प पे उससे साइन करवा लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भी वो आपके ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा दे। खैर, अब इस बारे में क्या ही बोले, और आपकी क्या राय है वो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी अपडेट के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।